नमस्कार, आपका स्वागत है जज हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। सरकार ने देश में बने मिलिट्री हार्डवेयर या डिफेंस इक्विपमेंट से संबंधित एक बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक सेना के लिए 70,580 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे। ये फैसला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने किया है। इसके चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। DAC की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया UH मरीन हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 AT-AGS हॉविस्टर तोप, 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीदी को मंजूरी दी गई है। ये फैसला इस लिहाज से भी अहम है कि 3 साल से पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव जारी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अब कुल 2,71,540 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसका 98.9% हिस्सा भारत में बने सामान खरीदने पर ही खर्च होगा। DAC ने एक खास प्रपोजल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दी है। ये पैसा इसी के तहत जारी होगा। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। इसका मकसद भारत में बने उपकरण का हथियार में शामिल करना है। राजनाथ के ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि इससे न सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, बल्कि हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी पा सकेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि डिफेंस सेक्टर में फॉरेन वेंडर्स पर डिपेंडेंसी यानी निर्भरता काफी कम तक हद की जा सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा 9 ध्रुव मार्क 4 हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना के लिए खरीदे जा रहे UH मरीन हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक ही वेरिएंट है, जो 2025-26 तक समुद्री सीमाओं की निगरानी और अन्य जरूरतों के लिए तैनात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को पेंशन दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से अभी एक बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाओं को ही इस तरह की पेंशन दी जा रही है। अब राज्य सरकार ने थर्ड जेंडर वालों को भी पेंशन देने का फैसला किया है। इसके लिए ऐसे लोगों को विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने अभी तक 3060 थर्ड जेंडर्स की पहचान भी कर ली है। इनमें से 1229 को पहचान प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1829 को प्रमाण पत्र जारी करने का काम जारी है। 1 मार्च से अभी तक 600 से ज्यादा थर्ड जेंडर ने पेंशन के लिए आवेदन भी जमा कर दिया है। विभाग की ओर से इन आवेदनों की जांच के बाद 350 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। ये रकम उनके बताए खातों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। थर्ड जेंडर के लोगों को आवेदन करने में छूट भी दी गई है। उन्हें किसी भी विभाग या अफसर से ये प्रमाणित नहीं करवाना होगा कि वो थर्ड जेंडर की कैटेगरी से हैं। उन्हें केवल घोषणा पत्र देना होगा, यानी खुद ही प्रमाणित करना है कि वो थर्ड जेंडर से हैं। इसके लिए उन्हें फोटो लगाना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने इस योजना का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि 2 हफ्ते में ही सैकड़ों आवेदन जमा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा आवेदन रायपुर जिले से जमा हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल के बजट में भी थर्ड जेंडरों में पेंशन के लिए रकम का प्रावधान भी कर लिया था। समाज कल्याण विभाग के संचालक रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि थर्ड जेंडर्स को पेंशन के लिए आवेदन देने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर पेंशन की रकम खाते में पहुंचा दी जाएगी। आर्मेनिया के एक एथलीट का हैरतअंदाज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो हेलीकॉप्टर से लटक कर पुल अप लगाता नजर आ रहा है। दरअसल हामजेस लोयन नाम के इस एथलीट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया और वो इसमें सफल भी रहा। लोयन ने अपने देश की राजधानी येरेवन में हेलीकॉप्टर से लटक कर 1 मिनट में 32 पुलअप्स लगाए। एक दिन पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने अधिकृत पेज पर यह वीडियो पोस्ट किया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोयन ने अपने देश के रोमन सेराडियन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। रोमन के नाम पर 1 मिनट में 23 पुलअप लगाने का रिकॉर्ड था। रोमन ने यह रिकॉर्ड 2022 में बनाया था। लोयन ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने पिछला गिनीज वर्ल्ड बनाने वाले रोमन से ट्रेनिंग ली और बाद में उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि 1 मिनट में हेलीकॉप्टर से सबसे अधिक पुलअप करने का रिकॉर्ड अब हामजेस लोयन के नाम पर है। उन्होंने 1 मिनट में 32 पुलअप्स किए हैं। भारतीय रेलवे अपनी सुविधाओं में हर रोज सुधार करने की कोशिश कर रही है।
अब रेलवे ने यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर गेमिंग जोन सुविधा का ऐलान किया है। दिल्ली के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार में जल्द ही कई तरह के इंडोर खेलों के विकल्पों के साथ गेमिंग जोन खुलेंगे। उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली डिवीजन ने तीनों रेलवे स्टेशन में गेमिंग जोन बनाने और उसे चलाने का ठेका दिया है। इससे अब यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में बोर नहीं होना पड़ेगा। गेमिंग जोन में यात्रियों और खासकर बच्चों के लिए अलग अलग तरह के गेम रखे जाएंगे। ये जोन बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीनों में नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों में गेमिंग जोन शुरू होने की संभावना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर के सामने गेमिंग जोन बनाने का काम शुरू हो चुका है। इन दोनों जगहों पर गेमिंग जोन शुरू हो जाने के बाद निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में ये सर्विस शुरू की जाएगी। रेलवे को उम्मीद है कि गेमिंग जोन से उसे हर साल 37 लाख रुपए की आमदनी हो सकेगी। विशाखापट्टनम में पहले से ही रेलवे का फन गेमिंग जोन है। दिल्ली डिवीजन में तीनों रेलवे स्टेशनों को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से भी आधुनिक बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में यहाँ गेमिंग जोन्स भी मॉल की तरह डिजाइन किए जाएंगे। यहाँ टेबल सॉकर, शतरंज, टेबल टेनिस, पूल और दूसरे खेल की सुविधा होगी। ये विशेष आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। गेमिंग जोन के अलावा भीड़ भाड़ की समस्या से निपटने के लिए उत्तर रेलवे इस महीने के अंत से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल पार्किंग सिस्टम शुरू करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे डिजाइन के अनुसार और भारतीय रेलवे उत्पादन इकाइयों के भीतर 102 वंदे भारत रेक की उत्पादन योजना जारी की है। PH21 रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के तहत कोचों की अन्य मदों सहित वंदे भारत ट्रेनों का प्रावधान आता है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधन अनुमान में 19,480 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस के 10 जोड़े भारतीय रेलवे नेटवर्क में चल रहे हैं। भारतीय रेलवे ने 400 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की योजना बनाई है, जिसका चयन करने के लिए निविदाएं मंगवाई गई हैं। इसके अलावा बजट 2023-24 के तहत 8,000 वंदे भारत कोच भी प्रस्तावित किए जाएंगे। रेल कार्गो को संभालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनल्स के विकास में उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर 2021 को एक नई गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति शुरू की गई थी। इन टर्मिनल्स का निर्माण गैर रेलवे भूमि के साथ साथ आंशिक या पूर्ण रूप से रेलवे भूमि पर किया जाएगा। 3 वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू करने का लक्ष्य है, जिनमें से 30 GCT पहले ही चालू किए जा चुके हैं। अभी तक GCT नीति के तहत कार्गो टर्मिनल्स के विकास के लिए 145 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 103 सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किए गए हैं। भारत के उद्यमिता कौशल की तर्ज पर विश्व के अन्य देशों में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। विदेश मंत्रालय की पहल पर भूटान, मेक्सिको, साउथ सूडान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इथियोपिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया समेत 13 देशों के 29 युवा भारत में लघु उद्यम का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन्हें भारतीय उद्यमिता मॉडल भी दिखाया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान में 8 हफ्ते का प्रशिक्षण 23 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 17 मार्च को समाप्त होगा। इस दौरान विदेशी युवा उद्यमियों को भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी अलग अलग सत्रों में सरकार के उद्यमिता मॉडल के बारे में बताया। इसमें बताया गया कि नए व युवा उद्यमियों को किस तरीके से भारत सरकार उद्यम के लिए प्रोत्साहित कर रही है और किस तरह से युवा अपना उद्यम स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय के इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डिवीजन की तरफ से निस्बर्ग में ये कार्यक्रम चल रहा है। संस्थापन के एक अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय का समन्वय 165 देशों से है। प्रशिक्षण ले 13 देशों के युवाओं में से अधिकांश भावी उद्यमी हैं, जो कुछ सरकारी कर्मचारी हैं। यहाँ युवाओं को स्व उद्यम के नए तरीके बता सरकार की योजनाओं और कार्य प्रणाली की जानकारी दी जा रही है। विदेश प्रतिनिधियों को अध्ययन भ्रमण भी कराया गया। युवा उद्यमी NSIC फरीदाबाद, सूरज कुंड, प्रगति मैदान पुस्तक मेले में भी पहुंचे।
तो देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी की पर्यटन गतिविधियों में भी व्यवसाय की संभावनाओं का अध्ययन किया। युवाओं ने अक्षरधाम मंदिर, गुरुद्वारों, टूरिस्ट टेम्पल आदि का दौरा कर भारत की सभ्यता संस्कृति की जानकारी ली। जानकीपुरम के मरियाव गांव की विद्या देवी ने जैसे ही अंगूठे का बायोमेट्रिक स्कैन कराया, ग्रेन एटीएम से सरकारी राशन बोरे में निकल आया। इसके साथ ही जिले में पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत हो गई। जी हां, अब सरकारी राशन के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। अब कैश की तरह एटीएम से गेहूं निकलेगा। ये जिले का पहला ग्रीन एटीएम है। राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति सतीश शर्मा ने हसनगंज खाद्य क्षेत्र के मरियाव गांव में सरकारी राशन विक्रेता पैकेजगिरी की दुकान में इसका शुभारंभ किया। उन्होंने 3 अंत्योदय कार्ड धारकों को इस एटीएम से गेहूं, चावल निकाल कर दिया। लाभार्थी को ग्रीन एटीएम से कनेक्ट पॉज मशीन में अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक स्कैन कराना होगा। इसके बाद एटीएम से तय यूनिट के अनुसार गेहूं, चावल आउटलेट में लगे बोरे में मात्र 2 मिनट में निकाले जाएंगे। ऐसे में लोगों को घंटों तक कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ग्रीन एटीएम के शुभारंभ पर अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति साहब लाल, अपर आयुक्त खाद्य रसद अखिल कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी संतोष कुमार सिंह आदि थे। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि कभी कोटेदार को एक लाभार्थी को राशन देने में काफी समय लगता था। इसके बाद तौल करवाई जाती थी। कई लोग घटतौली की भी शिकायत करते थे। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत लगा ये एटीएम इन समस्याओं का निदान है। इसे अन्नपूर्ति नाम दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 लाख रुपए खर्च कर एक दुकान में ये ग्रीन एटीएम लगाया गया। इसका आगे विस्तार होगा। राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही है। जो पात्र नहीं है वो स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। प्रदेश में 8 लाख लोग ऐसा कर चुके हैं। मौके पर 20 नए पात्रों को राशन कार्ड दिया गया। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। साथ ही अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें।